नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशात्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन मिरर। और आज हम जिससे आपको रूबरू कराने वाले हैं वो एक लेखक हैं और उनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो आपने पढ़ी हैं। और उनकी रचनाओं में सबसे पहले जो उनकी रचना थी वो जीवन दान था, जो कि एक डोगरी उपन्यास था। उसके साथ ही साथ चेतना, वो भी एक डोगरी उपन्यास था। सादा लिफाफा, कई जन्म, लहुए दा रंग, एक बारी परतिए, हिरखे दी पीड़। और अब एक उनकी नई जो पुस्तक है वो पब्लिश होने जा रही है जिसका नाम है खंडित मूर्ति। और आप इनसे ही जो है वो जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से खंडित मूर्ति नाम रखा गया है इसके पीछे क्या वाकया है। और सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि आज हम जिनसे आपको रूबरू करवाने वाले हैं उनका नाम है तारा दानपुरिया जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत सारी बातें जो हैं आपके साथ करेंगे। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने ये पुस्तक लिखी है खंडित मूर्ति, और उसके साथ ही साथ ये भी आपको सबसे पहले ये जानेंगे कि आपके नाम के पीछे जो है धानपुरी लिखा हुआ है। आपके गांव का नाम धानपुरी था, आपकी शुरुआत किस तरीके हुई, पूरी बातें जो हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, मेरा पहले मैं लिखता था हिंदी में। 1971 में मैंने लड़ाई में, मैं आर्मी में भी था ना उस समय, तो 71 की लड़ाई में मैं वो लिखना शुरू किया। बॉर्डर पर था, लड़ाई लड़ी। तो उस समय मैंने जो नाम रखा था अपना, हिंदी रचनाएं लिखता था मैं, उपन्यास लिखे 3, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, कुछ कविताएं भी लिखी। तो उस समय मैंने अपना नाम रखा था तारा कश्यप। तो जब मैं आर्मी से चला आया डिस्चार्ज करके 9 साल के बाद, तो फिर मैं कुछ समय का अंतराल जो था मेरा, 80 में मुझे टीचर की नौकरी मिली, 77 में आया था। तो टीचर की नौकरी के बीच में भी हिंदी में लिखता रहा, कहानियाँ वगैरह या अपने ही उपन्यासों को थोड़ा उनको मैं उनका शुद्धिकरण करता रहा, तो कलेक्शन करता रहा। तो मेरे गांव में हमारे घर के पास एक घर है, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं। वो तरखान होते हैं कास्ट से। उनके पास आते थे विजय वर्मा, जो डोगरी के न्यूज़ रीडर रह चुके हैं वहाँ दिल्ली में। वो औरत जो थी हमारे गांव घर के पास की, जिसको हम चाची कहते थे, विजय वर्मा की वो मासी थी। वो अक्सर वहाँ आता था और मेरे साथ भी गपशप लगाता था। उसे पता चल गया कि ये लिखता है। तो मैंने उसे दिखाया अपना कितना कितना लिखा है। 3 नावल थे मेरे लिखे हुए, चाहे अधूरे थे, अधूरे नहीं थे यानी अशुद्ध थे, उसको करना था अभी और अच्छा प्रिसाइज करना था। लेकिन कविता कहानियाँ ये उनको पता था, सब लिखता है अच्छा। तो उसने पता नहीं क्या सेंध लगाई, वो मुझे बोला आप डोगरी में लिखो। मैंने कहा यार डोगरी में नहीं मैं पसंद करता लिखना, डोगरी में तो लिख ही नहीं पाते लोग हैं, ना कोई पढ़ता है ना लिखता है, ना उनका कोई स्टैंडर्ड है लिखने वाला, ना उनके पास कोई मीटर है। ऐसे जिसकी जो मर्जी आती है वो स्पेलिंग लिख लेता है, जो जिसकी मर्जी आती है। और दूसरा उनका जो है उसमें गुणवत्ता बहुत कम है डोगरी में। लिटरेचर जो है वो तो एक डॉक्यूमेंटेशन है पूरी। वो देखते हैं जी पंजाबी में इतने राइटर हैं, हिंदी के इतनी किताबें, वो पंजाबी की वो उपन्यास निकल गए हैं, इतनी वो निकल गए हैं, इतनी कहानियाँ निकल गई। तो डोगरी में भी हमने इतने उनके स्तर पर उनके साथ पहुंचना है, मुकाबला कर। तो उन्होंने अक्सर मुझे वो जब भी आना तो बहुत मुझे कंपेल करते थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो। एक दिन बोला चलो गोस्वामी जी के पास चलते हैं, डॉक्टर ओम गोस्वामी। उस समय वो डोगरी के संपादक थे। वो मेरे पास ले आए। मैं सारा अपना जो था मसौदा
इकट्ठा किया, उठाया और उनके पास चला आया जम्मू में कल्चर अकेडमी में जहाँ। तो उनको मैंने बताया जी मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ हिंदी में। पहले भी मैं, हालांकि मेरी पहचान थोड़ी थोड़ी, मैंने उनको सफ़र का यहीं ऑटो में देखा हुआ था। उसमें ऑटो नहीं था उस समय, वो थे टेम्पो चलते थे, टेम्पो मैंने देखा था। तो मैंने जब बताई उसकी बात सारी, तो उसने देखा पूरा मेरा साहित्य, तो मुझे उस समय से एक नावल निकाल कर दिया उसने, जीवन दान। बोला इसको आप डोगरी में लिखो। मैंने कहा मुझे डोगरी में नहीं लिखना आता है। तो बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ। उसने कुछ मुझे स्पेलिंग लिख कर दिए, कुछ ये किया, कुछ बोला ग्रामर ले लो ये करके। तो मैंने वो लिखा, बहुत मेहनत की मैंने, क्योंकि वो पूरा हिंदी का मेरा फ्लो ही हिंदी में था। डोगरी में मुझे ट्रांसलेट करना और फिर फ्लो से लिखना बनाना, धारावाहिक बनना चाहिए वो। तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी, बहुत। और आखिर मैंने वो उपन्यास लिख दिया और उस पर मुझे सब्सिडी भी मिल गई, या दिलवा दी कह सकती हैं आप, मेरा प्रोत्साहन करने के लिए, या कैसे भी मेरी माली मदद कर। तो वो नावल छपा। उस समय गोस्वामी ने जो था वो बोला क्या नाम लिखे। मैं तारा कश्यप से मैं लिखता हूँ। बोला नहीं यार, तारा कश्यप तो ये तो जाति बोधक शब्द है, इससे जाति का पता चलता है। तो मैंने कहा हाँ मैं लिखता हूँ शौक़ से, जाति का मुझे कोई वो नहीं है, मैं अपना वो अपमान महसूस नहीं करता हूँ जाति से, मेरे माँ की है। नहीं नहीं आप लिखो, आपका गांव दानपुर है। मैंने हाँ, तो आप दानपुरी लिखो। इसके पीछे दानपुरी गांव के पीछे लिखने की इंस्पिरेशन जी है। बोला आप अपना टाइटल रखिए तारा दानपुरी। मैंने कहा ठीक है साहब, जो रखना रख लो। तो फिर उन्होंने दानपुरी के से ही मेरा नाम लिखा। तो यहाँ पे एक सवाल और पूछूंगी, आपके परिवार के बारे में आप बताइए, और ये भी जानना चाहेंगे जिस समय आपने ये पूरा लिखना शुरू किया उस समय क्या सोचा आपने कि ये मैं लिखूंगा, और ज़िंदगी मतलब कैसे उस समय चल रही थी? अचानक से जब ये लिखने का पूरा आया, बीच में परिवार का कितना सहयोग रहा? परिवार का तो सहयोग था ही। वो बेचारे कुछ अनपढ़ थे, पिताजी माताजी भाई बड़े, वो भी 10वीं तक ही पढ़े थे। घर में कोई इतना वो नहीं था जो मुझे गाइड करता, और बाहर भी मेरा किसी के साथ इतना वो कांटेक्ट नहीं बना था। तो इसलिए आर्मी में मुझे जब मैं था ना, तो वहाँ मुझे पढ़ने का काफ़ी समय मिला। मैंने एमए भी आर्मी मैट्रिक करके भर्ती हुआ था और पढ़ता रहा प्राइवेट। मैंने सोचा चलो कमीशन ले लूँगा। बहुत कोशिश की, पढ़ता रहा, एमए तक पहुँच गया। एमए पास फाइनल तो नहीं हुई, लेकिन एमए प्रीवियस मैंने जो थी पॉलिटिकल साइंस की वो कर ली। वहाँ में खाली समय शाम को जब मिलता है फौजियों को, तो वो रिक्रेशन रूम होते हैं वहाँ, जहाँ स्टडी रूम भी होते हैं, इंफॉर्मेशन रूम होते हैं, वहाँ चले जाते थे हम। तो वहाँ जा कर के काफ़ी मैगज़ीन आए होते थे, डेली पेपर जो आए होते थे, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन उस समय काफ़ी निकलते थे। हिंदी के धर्मयुग निकलता था, ये निकलता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान निकलता था, और भी वो भी मैं पढ़ता रहता। उनमें भी कहानियाँ आती थी, सोवाती की, सोबती की और रेणु की, और पता नहीं किस किस की आती थी, ऐसी कहानियाँ थी। दूसरा सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ हो गया पढ़ने का। फिर मैंने वहाँ आर्मी की जो लाइब्रेरी है, एजुकेशन हवलदार जो है वो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है वहाँ। तो एजुकेशन हवलदार के साथ भी मेरा उठना बैठना हो गया, और मैंने उससे किताबें देखना शुरू कर दी। अलमारी में से मुझे किताब पसंद आई जो पहली, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की था, उपन्यास गोरा। गोरा उपन्यास जब मैंने पढ़ा तो मेरे पाँव जो थे वो ज़मीन से निकल गए। मैंने कहा यार जहाँ तो ठीक है, हम आर्मी में तो कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मैं ईएमई में था, वहाँ कोई बंगाली थे, मद्रासी थे, द्राविड़ी सभी थे, यानी कि
सभी देशों के प्रदेशों के लोग थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, इकट्ठे रहते थे। तो उस गोरे में नावल में एक बहुत अद्भुत स्टोरी थी। एक कट्टर जो है सनातनी होता है, बंगाल की बात है। कट्टर सनातनी होता है और इतना प्रचार करता है, इतना मारता है, झगड़े कराता है लोगों से। उस समय मुसलमानों से कम होते थे, अंग्रेज़ों से ज़्यादा। अंग्रेज़ों की औरतों को, बच्चों को, आदमियों को वो मारते थे। वो ऐसे ही जुलूस निकाल करके जाते थे वहाँ। तो वो गोरा जो था, वो आदमी जो सनातनी बड़ा हुआ, लास्ट में उसे पता चलता, अरे मैं तो सनातनी हूँ ही नहीं, मैं तो हिंदू हूँ ही नहीं। मैं तो अस्पताल में, मेरी माँ अंग्रेज़ थी, वो उसकी डेथ हो गई और मुझे इस परिवार ने ले लिया। मैं तो अंग्रेज़ हूँ, मैं उनको ही मारता रहा। तो ये मुझे, इस उपन्यास ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैं सोचता था क्यों ये लोग करते हैं ऐसा, पंगा करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। जब उसकी असलियत देखेंगे तो कुछ और निकलता है। और लोग बिना यानी भ्रम में ही सब कुछ चल रहा है हिंदुस्तान। यहाँ पे ये सवाल पूछूं कि जो लेखन का शौक था वो आपको यहीं से जागा? यहीं से जागृत हुआ मुझे। फिर मैं, कहानी आपको बहुत इंस्पायर की और आपने कहीं ना कहीं उसके पीछे एक लंबी सोच रखने के बाद आपको ये लगा कि अब मुझे लिखना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने वो हिंदी के वो थे फिल्मकार साहनी, बलराज साहनी, वो भी लिखते थे, थोड़ा कहानियाँ लिखते। मोहन रकेश उसकी कहानियाँ आती थी, बहुत से थे। बलराज साहनी की किताबें अच्छी थी। दूसरा पवित्र पापी पंजाबी नावल, उसका हिंदी में पढ़ा। आपकी एक जो आपकी एक पुस्तक है कई जन्म, जो इसका टाइटल है, इसके बारे में कुछ बताएं कि आपको कैसे लगा कि कई जन्म जो किताब है मैंने लिखनी, इसी यही टाइटल क्यों चुना आपने? अगर मैं थोड़ा सा पहले जीवनदान के बारे में बता दूं तो, अच्छा, जीवनदान जो इतना लोकप्रिय उपन्यास हुआ कि लोग चलते चलते पढ़ते रहते थे, रुकते नहीं थे। मेरे साथ के टीचर जो थे, हमें कोई 4-5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाना होता था। तो वो टीचर मेरे वो साथ चलते रहते थे, पढ़ते जाते थे। इतना इंटरेस्ट था उस नावल में। और वो नावल मेरा था, अमेरिका का एक मैगज़ीन निकलता है हर साल में, वर्ल्ड का जो टॉप जो लिटरेचर होता है उसमें उसको ऐड किया जाता है। तो मेरे नावल को उसमें, सिर्फ मेरा ना, आज तक मेरा ही नावल है वो, जो अमेरिका के उस पत्रिका में निकला हुआ, छपा हुआ है। उसके बाद किसका नहीं आया, ना पहले था। लेकिन मुझे इस पर इनाम मिलने लगा। सोचो चलो साहित्य बांट देते हैं। तो यहाँ तो जम्मू का तो बहुत बतीरा ही ख़राब है, तो इनका क्या बात करनी है। ये बोले अरे ये पहला आदमी, इसकी पहली किताब है, इनाम मिल जाएगा तो ये लिखेगा ही नहीं, बाद में प्राउड ही हो जाएगा, ये कर देगा, छोड़ कर ये कर देगा। यानी उन्होंने मुझे टाल दिया। तो फिर मैंने उसके बाद ये लिखा कई जन्म, जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब कहिए, टाइटल के बारे में बताओ कि कई जन्म जो है, फिर आपने कई जन्म क्या कहा? खुद देखा हुआ, गांव का भोगा हुआ जीवन है मेरा। मेरा तो नहीं, लेकिन पात्र जो मेरे गांव के हैं और उनके साथ मैं बहुत मिलजुल करके रहता था। मेरी बचपन से ही ये विचारधारा थी कि जिनको हम अछूत कहते हैं ना, मैं उनके साथ ज़्यादा मिक्स रहता था। मैं उनके घरों में खाना खाता था जा कर के, चावल और वो भात होता है उसका, बाथू, उसकी सब्जी, कभी ढोडा किसी के घर, कभी किसी के, और लोग देखते रहते ये क्या करता है लड़का। तो ये कई जन्म कहानी ये है, ये मेरे गांव के एक दलित की कहानी है। दलित नहीं आज हम कहते, हम दलित हैं भी नहीं, हम तो यहाँ के राजे हैं, द्राविड़ियन हैं हम सारे।
लेकिन उस समय अछूत कहते थे ना उनको, है ना। तो वो बेचारा था। ये कहानी है, स्टार्ट करता हूँ इसको। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले उस समय यहाँ शांति व्यवस्था थी समाज में, ज़्यादा गांव में। ये जो होते हैं गांव के लंबड़ वगैरह या मुकद्दम वगैरह, ये इनकी डोमिनेशन रहती थी। तो वो बेचारा उनके घर काम करता था। उसकी पत्नी भी उनके घर झाड़ू वगैरह, गोबर वगैरह, झाड़ू वगैरह लगाती थी और वो उनके हल चलाता था। बूढ़ा आदमी था। तो गांव में क्या हुआ, बरसात के दिनों में उसको बुखार हो गया। तो बरसात के बाद क्या होता है कि ज़मीन गांव में बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं क्या कि उसमें नमी बनी रहे बार बार, तो आगे फसल लगानी होती है। तो वो उसको दे जाते हैं सोटी। उस समय कहते नहीं थे ये क्या भाई जाना, उनके घर में नहीं जाते थे, आंगन में भी नहीं जाते थे, गली से एक सोटी फेंक देते थे और उसका नाम ले करके, ओए ये ले, कल वहाँ चला जाना उस खेत में मेरे बैल ले करके। वो उसको दे आया, बोला इतने दिन हो गए हैं खेत में नहीं गए और चले जाना कल वहाँ। वो बेचारा बुखार से पीड़ित था, तड़प रहा, कांप रहा था, वो नहीं जा सका। और वो गया दूसरे दिन, देखा उसने बैल तो बांधे हुए हैं मेरे आंगन में। तो वो जल्दी जल्दी वो डांग लेकर, सोटा लेकर जो है लाठ लेकर चला गया, उसको पीटने लगा। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा कहना, मुकद्दम का कहना ना मानने, और तू उसके घर तू खेत जोतने नहीं गया। उसको इतना पीटा, इतना। उसकी वाइफ जो थी, पत्नी, वो भी बेचारी बीच में पड़ी, लेकिन उसको भी लगा दी 2-4 और प्रताड़ित बहुत किया उनको। तो वो 2-4 दिन तो उसको होश ही नहीं आई उठने की। फिर वो थोड़ा जब ठीक होता है तो वो वहाँ घर छोड़ देता है गांव। पत्नी को भी नहीं बताता और एक बेटा होता उसको भी नहीं बताता। जा कर के अमृतसर वो वहाँ मिल में काम करता है और वहाँ गुरुद्वारे में वो प्रसाद खाता है, मुफ्त में खाना खाता है। और वो सिख धर्म बन जाता है, धर्म सिख धर्म। क्योंकि अभी सिखों को तो स्टेटस है, उनके सामने तो कोई नहीं बोलता ना, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो वो भी सिख बन गया, काफ़ी पैसे जोड़े, वापस आया, कुर्बान कबरून सिख, पगड़ी बांधी हुई, दाढ़ी रखी हुई। तो आया तो वो मज़े से रहने लग पड़ा। ज़मीन ले ली उसने, अपनी खरीदी, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे तरक्की करने लगे। तो फिर क्या हुआ, 84 की घटना आ जाती है। 84 की घटना में इंदिरा गांधी का कत्ल हो जाता है, प्रधानमंत्री का। इल्ज़ाम आता है सिखों पर, सिखों को मारने लगते हैं। तो गांव में भी लोग कहते हैं देख, अगर तूने यहाँ रहना है तो ये अपने केस कटवा ले, वरना हम नहीं छोड़ेंगे, या कोई दूसरे गांव का आकर के नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जहाँ पुलिस कोई नहीं आएगी हमारी मदद करने आपकी, ना जहाँ आर्मी आएगी तेरे लिए करे। तू अच्छा है अपना जो है केस कटा ले। वो डरता हुआ बेचारा केस कटा लेता। दूसरा सोचता है क्या आज का तो छूत छात रही भी नहीं है, अब क्या फ़र्क है, कटवा ही लेते हैं। तो उसने कटवा लेता है। फिर आगे जाता है समा, थोड़ा आता है, मंडल कमीशन आ जाता है, रिजर्वेशन आती है, उसमें जो है पंगा शुरू हो जाता है, लोगों का मारना पीटना शुरू हो जाता है। जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं वो बोलते हैं हम जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, हमको मारेंगे हम। तो खूब खून खराबा होता है देश में। हमारे गांव में भी शुरू हो जाता है ये जो इन लोगों के घर थे जिनको हम दलित कहते हैं, उनको जो है ओबीसी या दलित, उनको बेचारों को खतरा हो गया, मारने लगे। तो उसको इतना वो हो जाता है बेचारे को डर
कि रात को उठ उठ करके वो बैठता है, देखता है कि दीवार के ऊपर जो उपड़े होते हैं तो उनको भी उसको लगता है ये लोग खड़े हैं मुंह निकाल करके, ये आएंगे, अब हथियार होंगे इनके पास, ये हमारे घर में सबको कत्ल कर देंगे। भाई उठ करके देखता है, सब बच्चों को, बीबियों को, औरतों को देख करके सोता, वो सो रही हैं, तो ये सो जाता है। फिर ये आकर के सोचता रहता है कि देखो कि इंसान का तो एक जन्म होता है और मैं कितने बार मरा हूँ और कितने बार जन्मा हूँ। पहले 47 के पहले भी मरा, उसके बाद इंदिरा गांधी के समय भी मरा, अब जो है अब भी मरा। यानी मेरे एक ही जन्म में कई जन्म हो गए हैं। इसी के साथ वो कहानी खत्म कर सोचता रहता है। हमारी जनता, जबकि उसका उसमें बेचारे का कोई कसूर नहीं, वो निर्दोष था। समाज की व्यवस्था जो है मजबूर होना पड़ा। हाँ जी, हमारी जनता चाहती है हम एक दो सवाल आपसे डोगरी में भी करें। तो इत्थे मैं डोगरी का एक तुसें सवाल पुछनी आ कि हूँ तुंदी एक नवी किताब आई है खंडित मूर्ति। खंडित मूर्ति लिखने दे पिछे के रीज़न हा कि कुछ जेड़ी खंडित मूर्ति है जियां तुसें लिखी कि उस किताब च ऐसा की है कि लोग उसी बढ़ चढ़िए पढ़ने ते अगे आन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਨॉलेज है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन खंडित मूर्ति एक ऐसी महिला की कहानी है। मैं महिला सशक्तिकरण जा इसलिए बड़ा जोर शोर चला ना, तो मैं ਉਹਦੇ पर गया लिखन लगा कि ਉਹ ਆਦਾ ਕੀ है तो शोर कनेहा है, गौरमेंटां बड़ियां रौला पा दियां, लेकिन घरै दियां जड़ियां ना उसका रिजल्ट कक्ख भी नहीं आवा है। तो वो खंडित मूर्ति जिहड़ी है वो बेचारी एक कुड़ी होंदी है थोड़ी बदशकली, ये ठुल्ल भी ਉਹਦੇ थोड़े टकोए दे होंदे ने, रंग पक्का होंदा है और शादी ਉਹਦੀ हो जाती है एक अच्छे घर च, मुड़ा पार्टी कन्नै जुड़े दा होंदा, राजनीति पार्टी कन्नै। ते ओह् भी शादी ਉਹਦੀ इ'यां होंदी है कि ओह् दिखदे है नहीं कुड़ी, ब्राह्मण लोग हे, उं'दे कुड़ियां दिक्खने दा घट्ट रवाज हा। लेकिन उं'दे एक बारी उं'दे घर ओह् गेदा हा, चाह् शाह् पी, पार्टी दी तरफा प्रोग्राम हा, गेदे हे, ओह्दा प्यो ग्रांऽ दा ओह् हा सरपंच, ते ओह् भी उस्सै पार्टी दा हा। ते उस कुड़ी ने इक ने चाह् सोहनी पिलाई, ओह् कुड़ी बड़ी शैल ही। फिर जिसलै ओह्दा रिश्ता आया ते उन्नै सोचा शायद उ'ऐ कुड़ी है, उन्नै ब्याह कर लिया। ब्याह दे बाद जिसलै पता लगा ते ओह् ते बदसूरत करूप कुड़ी ही, खंडित ही, ते ओह् मन मुटाव रेहा ओह्दे कन्नै, लेकिन छोड़ी नहीं सका था क्योंकि उन्नै MLA बनना हा। ते जे में छोड़ी ओड़ना ते समाज च गलत मैसेज जाना मेरा, ते ओह् चुप रेहा। 2 साल 3-4 साल कड्ढे उन्नै पिच्छे, उसी उन्हें कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया, लेकिन उन्हें शैल्टर उसी दे रखी। उनकी एक कुड़ी भी हो जाई। फिर वो मिनिस्टर बनता, मिनिस्टर बनिए कोठी उसी जम्मू मिलती है। कोठी आस्ते वो माऊ गी आखदा, मां तुस चलो मेरे कन्नै, उत्थै रुट्टी पकाई लै करियो, दिक्खी लै करियो नौकरें कोला शैल रुट्टी बनाइयै। आखदी यार मी तू गल्ल ही लेना, मेरा बुढ़ा इत्थे है ते मैं तेरे कन्नै टुरी पवां, तू अपनी लाड़ी लेई जा, इसी उत्थे रख, रुट्टी भी पका सब किश रवे मजे कन्नै। आखला इसी खंडित मूर्ति गी इसीलिए उत्थे मैं केह् करूँ, उत्थे लोकें हास्सा नहीं करानी, मैं सारे लोकें आखे करना केह् लेई आया तू, पढ़े लिखे दा मिनिस्टर है, तुगी कोई जनानी कुड़ी नहीं लब्भी शैल है, तू इसी गै चुनेआ, जेह्ड़े भी आ करने उ'नें सो मेरी बेइज्जती हस्सै करन, मजाक मेरा करा करन लोकें, मैं नहीं सी लेना। ओह् कुड़ी सुने दी होंदी है दूए अंदर,
ਉਹ ਫਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਮਸ਼ੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ मैं तुसें खंडित मूर्ति लब्भी हाँ ते तुस पैह्लें जेह्ड़े हे तुसें मैं 3 साल होए तुसें मिगी सतांदे, मैं नहीं बोली है, तुसें हून फट बोली ओड़ेआ, मिगी आपे गै तुसें दस्सी ओड़ेआ खंडित मूर्ति तुस नहीं चाहते मिगी है ते मैं तुंदे कैली रहना, और तुस चाहते नहीं ते मैं नौकरें नहीं बनिए रहना तुंदी, की रवां मैं तुंदे, मैं चली हाँ। वो चलदी आखदी मैं भी चलनी प्यो क्या, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਲੈ ਜਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕन्नै मैं इसी कुत्थै पालना, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੋਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਜਰੀ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੂਮਨ ਡੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਚ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਕन्नै ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਖਦੀਆਂ ਜੀ 8 ਮਾਰਚ की ਉਹ ਆਵਾਦਾ ਤੇ ਤੁਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸ ਆਣੇ ਸਾਡਾ फंक्शन जोड़ा उस प्रिजाइड करो। अस आपे भी मनाने होन्ने आं ते तुंदे कन्नै खैर ओह् आना बिच गै होंदा, फिर शामी उस कुड़ी गी ओह् फोन करदा। ओह् कुड़ी इन्नी फारवर्ड होंदी है और इन्नी खूबसूरत होंदी है, वकील होंदी है, ओह् सारी जनानी दे मसले जेह्ड़े न ओह् सॉल्व कर फ्री लड़दी है केस जिंदे पर टार्चर जड़ियाँ होंदियां जनानियां, क्राइम जिंदे पर होए दे होंदे न उंदे केस लैंदी है और बड़ी फारवर्ड है। और ड्रैस वगैरह भी उसदे जेह्ड़े न ओह् उ'नें दिनें ओह् जीन्स पांदी है ते फ्राक पांदी है, जीन्स पांदी है, सिंपल बट उसी पसंद भी आंदी ओह् ते फिर उसी फोन करियै बुलांदा शामी, आखदा इ'यां करने आं तुस भी अपनी तरफा ते अस भी अपनी तरफा किट्ठे सांझा करने प्रोग्राम। ओह् सांझा करदे न प्रोग्राम ते उत्थै ओह् भाशन दिंदे। ओह् भाशन कुड़ी दा उसी बड़ा पसंद आंदा है, मैनेजमेंट भी बड़ी पसंद आंदी, इंटैलीजेंट भी है और जनानियें दे विशे सब्जैक्ट ओह् है स्पैशलाइजेशन उ'नें इक किस्म दी। ओह् आखदा मेरी PRO की नहीं बनी जाए क्योंकि एह् कम्म साढ़ा डिपार्टमेंट का भी है तो इ'यै मेरा कम्म करे मेरे कन्नै। उस PRO रखी लैंदा। PRO रौह्ने बाद चलदा जंदा 2-4 साल होर गुजरी जंदे। फिर ओह् आखदे चलो सैर करन चलने आं, ओह् हाल उत्थै चली जंदे, हांगकांग चली जंदे। उत्थै ओह् उं'दे अपना जेह्ड़ा रोमांस वगैरह ओह् करदे, लेकिन नहीं ओह् कुड़ी बड़ी करैक्टरफुल होंदी है ते ओह् चांह्दा ब्याह करी लैन्ने आं। ओह् आखदी नहीं में नहीं ब्याह करी सकदी, तुस ते अग्गें गै शादीशुदा हो, तुं'दे ने थोह्ड़े ब्याह करी सकनी आं में। आखना में उसी तलाक देई ओड़ना। आखदे तुस तलाक देई ओड़गे, में कौन आ पता, में महिला वास्ते लड़ा दी आं, महिला दे अधिकारें दा ओह् करा दी आं। में आपे एक महिला होइयै महिला वास्ते अधिकार ओह्दा एब्रोगेट करियै ते में तुं'दे ने शादी कर लैं, ये कदें भी नहीं हो सकदा। ना मेरी आत्मा मनदी है ना मेरी जेह्ड़ी महिला न ओह् मनन दिखदियां भी उ'नें मिगी माफ़ ही नहीं करना है ते में तुसें केह् लैना, केह्दा सुख है फिर ओह् बदनामी कन्नै जीना। ते में होर करना हो ब्याह तो होर भी करी सकनी आं, लेकिन मैं ब्याह फिलहाल करना नहीं है। में समर्पित आं महिलाएं गी ते मैं महिलाएं आस्तै कम्म करना है। हाँ एक शर्त है, अगर तुस ज़्यादा गै चांह्दे हो ते ओह् जेह्ड़ी कुड़ी है जिसी तुसें छोड़े दा, अगर खंडित मूर्ति अगर ओह् तुसें डाइवोर्स देऐ अपनी तरफा ते फिर मैं ब्याह करी सकनी आं।
अगर तुस डाइवोर्स करो तां नहीं वो बंदा भेजदा ते आखदा कुड़ी नहीं मनदी डाइवोर्स वास्ते आखदी मिगी केह् लोड़ डाइवोर्स देने दी मैं कोई ब्याह करना कोई होर जां मैं कोई एक ही है दी मैं अपना कुड़ी पाला दी अपना कम्म करा दी शैल अपनी चलो जी ओह् जवाब देई आख ली जे तुसें करना ते तुस भेजो काज बनाइयै मैं कंसेंट देई ओड़ूं तुसेंगी अपनी बाकी मैं अपनी तरफा नहीं एक तो मेरी लोकें हास्सा नहीं है कि शक्ल नहीं तो दूआ उसी एक मिनिस्टर गी दे बैठी है डाइवोर्स दे बैठी है तो कुसै मिगी एप्रीशिएट नहीं करना है तो ना मिगी लोड़ है उत्थै कंडा फसी जंदा ओह् नहीं करदे ब्याह फिर तो इ'यां गै रैंह्दे मिनिस्ट्री भी खत्म हो जाती बाद चेंज हो जाती ओह् जनानी जेह्ड़ी है ओह् अपनी प्रैक्टिस करदी कोर्ट च हाँ मिलदे जरूर दोए आपे बिच्च शामी ड्रिंक शिंक करना किट्ठे बेहियै ते इक दिन लोग अचानक हो जाता ओह् एक्सीडेंट ओह् लैसी भी होंदा उन्हें वाइन डिस्टलरी भी खोली दी होंदी है उन्हें जैनरी मिल भी खोली दी होंदी है टिम्बर मर्चेंट भी होंदा बाहर भेजदा ओह् तो एक दिन प्हाड़ें च आवा दा होंदा जंगलें च चक्कर लाइयै तो ओह् एक्सीडेंट होई जंदा एक्सीडेंट च कार जेह्ड़ी है ओह्दी शीशे लगदे अक्खें च जां डालियां चुभदियां एक अक्ख ओह्दी बर्बाद हो जाती है ख़त्म एक अक्ख जेह्ड़ी ओह् रैंह्दी है लेकिन ओह् भी ओह्दा भी खंडित हो जाता ओह्दा भी करोना कॉर्निया जेह्ड़ा है डैमेज हो जाता जम्मू वाले आखदे इत्थै कोई ओह्दा इलाज नहीं है तुस पटियाला लेई जाओ पटियाला एक डॉक्टर है मीना बड़ी इंटैलीजेंट है अमरीका च जाइयै उन्हें स्पैशलाइजेशन कीती दी है और इसलै वर्ल्ड दी साढ़ी इंडिया दी जिन्नी भी है ना आई बैंक कन्नै जुड़े दे एह्दी एह्दा केह् आखदे न अंग्रेजी च अच्छा ओह्दी ओह् लोकें गी ट्रेनिंग भी दिंदी है अक्खी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन दी ते सब कुछ बड़ी इंटैलीजेंट है मेरा ठीक करू तुसेंगी ओह् अच्छी भी है ते उत्थै जंदे न ते एडमिट होंदे न ओह् फिर उसी चेक शेक करदी है उ'नेंगी हिस्ट्री लिखदी है जोल्लै ते पूरी पुछदी है उसी सारी गल्ल ओह् जेह्ड़ी कुड़ी शोभा होंदी है वकील ओह् बी गेदी होंदी है कन्नै होर इक दोस्त गेदा होंदा कन्नै ओह् हिस्ट्री च सारी गल्ल जेह्ड़ी दसदी है आखदी तुस एह् तुं'दे केह् लगदे आखदे मेरे कुछ नहीं है मेरे ते ओह् न एज ए दोस्त अरे दोस्त तुं'दे ते इन्ने आखा बिल्कुल तुसें ब्याह की नहीं कीता आख नहीं कीता में ते इ'नें बी नहीं कीता ते ओह् दसदी में नहीं ओह् साढ़े रिलेशन बड़े अच्छे न पवित्र न मैं वर्जन है बिल्कुल अच्छा फिर ओह्दा दूए दिन ओह् कड्ढियै डेला आखदी एह्दा जेह्ड़ा खराब डेला कड्ढी ओड़ने आं ते दूआ डेला जेह्ड़ा ओह्दा में थोह्ड़ा कोरनिया टेस्ट करने आं जे जुड़ी जंदा थोह्ड़ा बहुत ठीक ओह् डेला ओह्दा इक कड्ढी ओड़दी ते दूए च आखदी नेईं कोरनिया चाहिदा सी रिप्लेसमेंट एह्दी ट्रांसप्लांटेशन होग तां इसी लब्भी सकदा नहीं ते इसी नहीं लब्भना है ओह् आखदे ठीक है तुस करो लैओ कोई पैसे पूसे कन्नै आखा एह् कॉर्निया नहीं बिकदे है एह् जेह्ड़े न एह्दे उप्पर इंटरनेशनल कंट्रोल है अमरीका भी भेजदा सारे भेजदे न होंदा इत्थै असें ते एह् बी रक्खी दी प्रेफरेंस जेह्ड़े बच्चे न उ'नेंगी पैदा पाओ जेह्ड़े बड्डे लोक न उ'नें जीवन दिक्खी लेदा ते बच्चें अग्गें लम्मा जीवन ते अस एह् नहीं करी सकदे है हाँ तुस अपनी ओह् कराई जाओ रजिस्ट्रेशन कराई जाओ वेटिंग लिस्ट नां लखाई जाओ जिसलै कुदै नाम तुं'दा आओ मीटिंग ते अस चली जंदे म्हीने डेढ़ बाद उ'नेंगी फोन आंदा कि कॉर्निया मिली गेआ तुस आई जाओ ओह् जंदे न कॉर्निया पांदे न जिसलै उसी लभदा आखदा खोलो अक्ख आखदा हाँ लब्भी गेआ पछानेआ आखदा शुकर है मिगी परतियै दोबारा नजर लब्भी है ते ओह् मिगी बंदा लब्भै में ओह्दे पैरें पवां में ओह्दा कि'यां ओह्दा आसानमंद करां ते बड़ा ओह् होंदा मतलब पीटीएल ओह् आखदे बंदा ते नहीं साढ़े असें लब्भी सकदा कि कोरनिया ओह्दा लैने दिंदा उ'ऐ जेह्ड़ा मरी जंदा ओह्दा जिंदा नहीं होंदा ऐ हाँ फोटो लैना दिक्खना चांह्दे ओ दिक्खी लैओ ओह् फोटो दिंदी उ'नेंगी ओह् दिखदा फोटो फिर उसी शोभा गी दसदा फिर दूए गी दसदा सारे चुप्प होई जंदे फिर ओह् समझी जंदा एह् फोटो दा प्रेमा दा
ਉਹਦੀ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਆਖਦੀ ਜੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਫੋਟੋ ਛੋੜੀਆਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੱਭੀ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਲਓ चिट्ठी भी दिंदी चिट्ठी जो सारा डिस्कलोज कर दी कि मैं एक कोरनियां तुहें नहीं दिया दी है ये मैं शोभा ही दिया दी जिन्हें महिलाएं वास्ते इन्ना कुछ किया एक महिला के वास्ते अपना जीवन की जिन्हें जो है वो अपना त्याग किया है ना तो आखो पति पति शति में कख नहीं बनती पति सब बकवास है पति रहिए दिखी लेदा बनाइए भी दिखी लेदा छोड़िए भी दिखी लेदा लेकिन एक ताकत तो सेगी तुंदा भार शोभा पर बनया रहा तो मैं चाहनी है कि शोभा तुस दोए जीवन साथी बनी है जीवन की बत्ता पर टुरी जाओ बाकी जंदे हुए मैं सारे विश्व की सारी सरकार अगे जिन्नी भी सरकार हैं उनके अगे बेनती करी जानी कि जियां तुसें दूए अंग देने का अधिकार दिता लोगों की इयां गै एक आदमी की एक अख जींदे जी एक अख दान करने का अधिकार भी देना चाहिए ताकि कुसै दी एक अख की लोड़ पूरी करने ताईं आदमी की मरना नहीं पवे तू कर ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਅਸ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੁਣੀਏ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਨਿਆਸ ਹੈ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ दरअसल है कि नवी पीढ़ी बड़ी गलत रस्ते पर जा रही है पढ़ा दी नहीं है किताबां नहीं पढ़ा दी है इयां गै चलो ठीक है पढ़ाई बिच अच्छा स्टैंडर्ड उन्होंने लोगों का अच्छे स्कूलें च गेदे न लेकिन छड़े एक अपने एक सब्जैक्ट तक वो सीमित नहीं रहना चाहिए उन्हें लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए और डोगरी का लिटरेचर तो तुसें पता वा हाली इन्ना नहीं है जिन्ना होना चाहिए हा मजबूत इसी पढ़न ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭਾਖਾਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਵਾਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਵਾਦਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਟਾਪਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਛੜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਰਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ कल्पना शक्ति करने आदमी जो है कई इन्वेंशन भी करता छड़ी लिटरेचर के थोड़े है सारी साइंस ने जिन्नी भी इन्वेंशन कीतियां वो कोई फार्मूले पर थोड़ी कीतियां कल्पना पर के कीतियां सारियां ते कल्पना करिए लोग चंदे पर पुज्जिए कुदै पुज्जिए ये लिटरेचर पढ़ना चाहिए सर तुंदा मता शुक्रिया तमाम जिन्ना भी एक्सपीरियंस तुसें साढ़े जनरेशन कन्नै शेयर कीता तुसें अपनी जीवन दी जेह्ड़ी बड़ी गै कीमती गल्लां साढ़े तक पहुंचाई है ना सिर्फ साढ़े तक बड़े सारे लोग जेह्ड़े जिंदे तक तुसें कीमती गल्लां पहुंचाई मता तुंदा धन्नवाद शुक्रिया ते अस सारे भी चाहते हैं कि तुस जेह्ड़ी इंदी नवीं किताब है जिंदा नाम है खंडित मूर्ति जो कि एक डोगरी उपन्यास है इसी ज़रूर पढ़ो इसी सराहो क्योंकि इंदी जेह्ड़ी कहानी है ये बड़ी दिलचस्प है बड़ा ज़्यादा इंस्पायर किया है और अस इयो चाहते हैं कि तुम इसी पढ़ो और साढ़े कन्नै बने रौहने के लिए तुंदा भी सारें दा भी मता धन्यवाद नमस्कार।